देखिए, तो देखिए अब एक ग्राफ बनाते हैं हम, एफ एस, एफ एल और एफ के का एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में ये तीनों हमने एक्सप्लेन किए हैं आपको। हाँ, अरे तो डेफिनेशन ही तो नहीं लिखवाई है, समझ तो गए हैं ना हम एफ के है क्या, तो ग्राफ तो बना सकते हैं। डेफिनेशन बाद में लिख लेंगे। अभी डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखवाई है क्योंकि एफ एल का फॉर्मूला लिखवाना है पहले, उसके बाद डेफिनेशन आएगी। ठीक है, तो ग्राफ बना लो पहले। तो ग्राफ हम बना रहे हैं किस किस का, ग्राफ ऑफ एफ एस, एफ एल एंड एफ के। लिखिए, हेडिंग लिखिए, ग्राफ ऑफ एफ एस, एफ एल और एफ के। एफ एस है स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एल है लिमिटिंग और एफ के है काइनेटिक। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो जरा इधर। ऐसे करके बनाओ एक वाई एक्सिस, ऐसे करके बनाओ एक एक्स एक्सिस। ठीक है, बनाओ इसको। अब ये जो हमारी वाई एक्सिस है, ये दिखाएगी फ्रिक्शन फोर्स को, फ्रिक्शन फोर्स। और ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, ये दिखाएगी अप्लाइड फोर्स को, जो आप फोर्स लगा रहे हो वो वाली फोर्स है ये। दैट इज, ये है आरोपित बल जो हम लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट पर। और ये वाली एक्सिस क्या बताएगी, घर्षण बल, घर्षण बल। ऐसे करके दोनों एक्सिस पे बनाइए, एक पे फ्रिक्शन फोर्स लिखिए और एक पे अप्लाइड फोर्स लिखिए। बनाइए इसको, इधर समझो, इधर से समझते हैं। ये इधर ले लेते हैं हमारा एक सरफेस, और इसके ऊपर ले लेते हैं एक मास। ये भाई, मान लेते हैं ये मास कब चलेगा इस पर, जब मैं कितनी फोर्स लगाऊं, मैक्सिमम 10 न्यूटन लिमिट है। 10 न्यूटन से ज्यादा लगानी पड़ेगी इसको चलाने के लिए। 10 न्यूटन तक की फोर्स को फ्रिक्शन खत्म कर देगा। ठीक है, चलाना है तो कितनी लगाओ, 11 या 12। ठीक है, अब बताइए, मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाई, चलेगा? नहीं। 2 न्यूटन लगाई? नहीं। 3 न्यूटन लगाई? नहीं। तो मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई होंगी कुछ ना कुछ ऐसे करके। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स मैंने 1 लगाई, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितनी हो गई भाई, 1 न्यूटन फोर्स लगाओगे तुम, तो एफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 न्यूटन। इसको खत्म करने के लिए सेल्फ एडजस्टेबल है ना, तो जब तुमने अप्लाइड 1 लगाया तो ये भी क्या हो गया, 1। यहां आएगा पॉइंट, ग्राफ का पॉइंट यहां आएगा। जब तुमने 2 लगाया तो ये भी क्या हो गया, 2। तो फिर 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, है ना। जब तुमने 3 लगाया तो ये भी क्या हो गया, 3, तो यहाँ पे आएगा सीधे सीधे। तो देखो ग्राफ सीधे सीधे जा रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन। तो मैं ये ऐसे करके बना देता हूँ स्ट्रेट लाइन। अब ये कहां तक अपोज कर सकता है, तुमने 9 लगाया, तो इसका भी कितना हो गया, 9। 10 तक मैंने बोला 10 तक लिमिट है। अब तुमने 10 ही लगा दिया, तो ये भी कितना हो गया, 10। मैक्सिमम हो गई वैल्यू उसकी। ऑब्जेक्ट चलेगा क्या, चलेगा? अभी भी नहीं चलेगा, लेकिन चलने ही वाला है। हाँ, लेकिन चलेगा नहीं, चलने ही वाला है। मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग के बराबर हो चुका है। कहां पर हुआ है, 10 पर। तो मान लेते हैं ये ग्राफ बढ़ता गया बढ़ता गया, ये एफ एस है, ये एफ एस है। एफ एस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और यहां पर ये पहुंचा पीक पे, एफ एल पे। मतलब ये जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू है, हमने 10 माना है, ग्राफ में कुछ भी हो सकती है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगी। तो ये एफ एस यहां जाके क्या बन गया, एफ एल बन गया। लिमिट हो गई, बात समझ में आ गई। अब आपने लगाया अप्लाइड फोर्स और बढ़ा दिया, मान लेते हैं यहां तक आपने ये लगा दिया था अप्लाइड फोर्स इतना, मान लें यहाँ 10 है, 10 तक आपने लगा दिया। अब आप इसको और बढ़ा रहे हो, 11 पे जा रहे हो, 12 पे जा रहे हो। ठीक है, तो फ्रिक्शन और बढ़ेगा क्या, अब और फ्रिक्शन बढ़ेगा क्या? मैंने क्या बोला, एफ एल मैक्सिमम है, एफ एल से ज्यादा फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता किसी का भी। अब आप ज्यादा अप्लाइड फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट चलने लगेगा। ऑब्जेक्ट चलने लगा तो फिर उस पर आप कौन सा फोर्स लगने लगेगा, एफ के, एफ के। और एफ के एफ एल के बराबर थोड़ी होता है, एफ के एफ एल से थोड़ा कम होता है। मतलब ये ग्राफ पीक पे जाकर थोड़ा सा नीचे गिरेगा और फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट।
बात समझ में आ गई। ये जो कांस्टेंट फ्रिक्शन लगा ये वाला ये वाला, ये क्या है बताइए? एफ। मतलब ये पूरा जो ग्राफ है ये किसका है? एफ के का। ये कांस्टेंट है अब जब तक मोशन होगा। और ये जो पीक पे आया था फ्रिक्शन, इसको क्या कहा था हमने? एफ एल। तो एफ एस बड़ा 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 क्या हो गया? एफ एल तक। उसके बाद तुम फिर से फोर्स लगा रहे हो, तुम और फोर्स लगा रहे हो, तो अप्लाइड तो बढ़ गया, लेकिन फ्रिक्शन इससे ज्यादा। ऑब्जेक्ट चलने लगेगा, ऑब्जेक्ट चलेगा तो फिर एफ के लगेगा, एफ के थोड़ा सा कम होगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। एफ के एफ एल से क्या रहेगा? कम रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट चलने लगेगा तो उतना फिर उस पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई? बनाइए ग्राफ जल्दी से। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। बहुत ही यहाँ पे सुंदर सा ग्राफ बनाते हुए, है ना? बनाइए इसको जल्दी। हम्म। देखो हेडिंग, लॉज ऑफ लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला निकालना है। स्थैतिक घर्षण के नियम, सॉरी स्थैतिक नहीं, सीमांत, सीमांत घर्षण के नियम। एक बात बताओ जरा मुझे, ये जो स्थैतिक घर्षण होता है इसको आप निकाल सकते हैं? इसकी वैल्यू, स्थैतिक घर्षण का मान निकाल सकते हैं आप? कितना होगा? स्थैतिक घर्षण का मान हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि उसकी कोई फिक्स वैल्यू होती ही नहीं है। अगर 10 न्यूटन मैक्सिमम लिमिट है तो स्थैतिक घर्षण 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कितनी अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो। तो क्योंकि स्थैतिक घर्षण की एक फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। और स्थैतिक घर्षण की मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन स्थैतिक घर्षण की मैक्सिमम वैल्यू है, एक वैल्यू फिक्स, ये फिक्स होगी। अलग अलग वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, तो आप क्या करते हैं? कौन सी वैल्यू निकालते हैं? जो सबसे ज्यादा है, और जो सबसे ज्यादा है उसको मैं सीमांत घर्षण कहता हूं। तो हम सीमांत घर्षण निकालेंगे, स्थैतिक घर्षण नहीं निकालेंगे। सीमांत घर्षण भी स्थैतिक घर्षण ही है, उसका अधिकतम मान है। बात समझ में आ गई? अब सीमांत घर्षण निकालने के 3 नियम है। कितने नियम है? 3। सीमांत घर्षण किस किस पर निर्भर करेगा, कब ज्यादा होगा कब कम होगा, उसके नियम 3 है। पहला नियम लिखो, पहले हिंदी में लिखो फिर इंग्लिश में लिखना। देखो, सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण संपर्क तलों की, संपर्क तलों की, संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। उनके क्षेत्रफल, उनके क्षेत्रफल या आकार पर निर्भर नहीं करता। उनके क्षेत्रफल या आकार पर निर्भर नहीं करता। उनके क्षेत्रफल या आकार पर निर्भर नहीं करता। मैंने क्या बोला? सुन लो दोबारा। चाहे ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा है, चाहे ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, दोनों को अगर सेम सरफेस पर रखा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों का सेम होगा। चाहे छोटा ऑब्जेक्ट बड़े साइज का रखो या छोटे साइज का रखो, मतलब शेप और एरिया मैटर नहीं करता। मास मैटर करता है लेकिन शेप और एरिया मैटर नहीं करेगा। अगर एक ही 10 किलो का ये ऑब्जेक्ट है, 10 किलो का ये ऑब्जेक्ट है, ये छोटे शेप में है और ये बड़ी शेप में है, दोनों पे सेम फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा? जिस सरफेस पे तुम उसको रख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे। अगर खुरदरा सरफेस है तो ज्यादा लगेगा, और अगर स्मूथ सरफेस है, चिकना सरफेस है, तो कम लगेगा। सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा, ना कि ऑब्जेक्ट की शेप और साइज पे। बात समझ में आ गई? लिखें इंग्लिश में। लिमिटिंग फ्रिक्शन
लिमिटिंग फ्रिक्शन is depend upon the limiting friction is depend upon the nature of the contacting surface, upon the nature of the contacting surface, on the nature of the contacting surface. It is not depend, total now, it is not depend on the area, it is not depend on the area, on the area and shape of object, on the area and shape of object. पहला पॉइंट समझ में आया? किस पे डिपेंड करेगा फ्रिक्शन? और सरफेस पे। इसमें ये नहीं लिखवाया मैंने मास, पहले पॉइंट में ये लिखवाया सरफेस पे डिपेंड करेगा। किस पे नहीं करेगा डिपेंड? ऑब्जेक्ट के एरिया पे और ऑब्जेक्ट की शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, दोनों के लिए सेम होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो हिंदी में, लिखो सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण संपर्क तलों के समांतर होता है। सीमांत घर्षण संपर्क तलों के समांतर होता है और गति की दिशा के विपरीत होता है, और गति की दिशा के विपरीत होता है। और गति की दिशा के विपरीत होता है, इंग्लिश में लिखें विपरीत होता है, विपरीत। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन is parallel to contacting surface, is parallel, limiting friction is parallel to contacting, parallel to contacting surface, parallel to contacting surface and always opposite to the direction of motion, and always opposite to the direction of motion, always opposite to the direction of motion। इधर देखो जरा, सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा वैसे तो। कह रहे हैं जो फोर्स लगेगा ना फ्रिक्शन वाला, इधर देखो, जैसे तुम इस पे फोर्स लगा रहे हो इधर चलाने के लिए कि भाई इधर चल, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? हमेशा इन दोनों सरफेस के कांटेक्ट के पैरेलल, मतलब इधर पैरेलल ही तो है भाई। इस मास का सरफेस ये है, मान लो ये है, और तुमने ये जो जिस पे ये रखा है वो भी यही है, तो मास का सरफेस और ये जो नीचे वाला सरफेस है ये आपस में पैरेलल ही तो हुए यार। दो लाइन एक दूसरे के ऊपर है तो वो पैरेलल ही तो हुई आपस में। पैरेलल किसको कहते हैं? जिसका गैप बराबर होता है। ये दो लाइनें, इनका गैप बराबर है तो ये पैरेलल है। अब मैं कह रहा हूं गैप जीरो है तो पैरेलल नहीं है क्या? अभी भी तो जीरो भी तो बराबर ही है, तो वो भी पैरेलल है। तो इन दोनों का सरफेस एक ये है सरफेस, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो इन दोनों के भी क्या होगा? पैरेलल। तीन लाइन हो गई, अब एक उसका सरफेस, एक उसका सरफेस और एक फ्रिक्शन, तीनों एक के ऊपर एक है तो तीनों पैरेलल हो गई। बात समझ में आ गई? और बताओ, ये फोर्स लगाने से चलेगा किधर मास? इधर, लेकिन फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपोजिट लगेगा, हमेशा अपोजिट लगेगा। बात समझ में आ गई? सेकंड पॉइंट समझ में आया? थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से फॉर्मूला निकल के आएगा। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बना लेना, थर्ड पॉइंट में बना लेना इसको। थर्ड पॉइंट लिखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज, इंग्लिश बोल दिया क्या? चलो इंग्लिश में लिख लो। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज directly proportional, is always directly proportional to normal reaction, is always directly proportional to normal reaction। लिखिए सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण नॉर्मल रिएक्शन, सीमांत घर्षण हमेशा, अभी नहीं,
सीमांत घर्षण हमेशा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होगा। अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होगा। एक बात बताओ जरा, इधर देखो, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होगा। दो सरफेस है मेरे पास और दोनों सरफेस सेम है। इधर देख लो जरा, ये भी मान लेते हैं ये टाइल वाला सरफेस है और ये भी टाइल वाला सरफेस है, सेम सरफेस है दोनों। मुझे बताओ, इस वाले सरफेस पे मैंने 10 किलो का ऑब्जेक्ट रखा है, इस वाले सरफेस पे मैंने 15 किलो का ऑब्जेक्ट रखा है। क्या दोनों का लिमिटिंग फ्रिक्शन सेम होगा, अलग अलग होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों का सेम होगा, अलग होगा? ग्रंथ, क्या बोला मैंने, बताना तो सुन क्यों नहीं रहे? दो सेम सरफेस पे एक पे 10 किलो का, एक पे 15 किलो का ऑब्जेक्ट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन सेम होगा दोनों का या अलग अलग होगा? इससे थर्ड पॉइंट समझ में आएगा, बताइए। सेम होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन या अलग अलग होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन समझ रहे हो ना, कौन सा फ्रिक्शन जिससे ये चलने ही वाला हो, वो वाली मैक्सिमम वैल्यू, जैसे जो अभी मैंने 10 बताई थी उसमें, वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा लगाओगे तो चल जाएगा। तो इसमें भी और इसमें भी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है सेम है या अलग अलग है? जैसे ये मान लो 10 न्यूटन से ज्यादा वैल्यू पे चल जाएगा, 11 पे चल जाएगा, तो ये भी क्या 10 से ज्यादा 11 करूंगा तो चल जाएगा? ये कहना चाह रहा हूं, दोनों का लिमिटिंग फ्रिक्शन 10-10 ही है या इसका 10 या अलग अलग हो सकता है दोनों का? हाँ, मैं वोट कर लेता हूँ, आप बताइए। अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग, अलग अलग होगा। अच्छा एक चीज सुनो, ये नीचे वाला जो एरिया है ना इसका, जो टच कर रहा है सरफेस से, वो सेम है इसका भी? हाँ, एरिया सेम है दोनों का। हाँ, आप बताइए। अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, सेम होगा इसका भी और इसका भी? पता नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, बताओ। किसका ज्यादा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन? कहां तक पहुंच जाओ? अरे जल्दी बताओ, तुम बताओ पहले। सेम होगा, अलग अलग? सेम होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग, अलग अलग, सेम होगा, अलग अलग होगा। चलो अब बताओ, ये सरफेस है, सही है। यहाँ पे मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक 10 किलो का, एक 15 किलो का है, समझ लो। हाँ, मान लो ये 10 किलो का है, एक 15 किलो का है, सही है। इसको चलाया मैंने, कुछ फोर्स लगाई, इसको चलाया मैंने, कुछ फोर्स लगाई, दोनों में बराबर फोर्स लगेगी चलाने के लिए? 10 किलो वाले में और 15 किलो वाले में चलाने के लिए इस पे टाइल पे सेम फोर्स लगेगी या अलग अलग लगेगी? अब तो बता दो। एक 10 किलो का है, एक 50 किलो का है, लो। एक 10 किलो का है, जब 10 और 15 में तुम चेंज नहीं कर रहे तो 10 और 50 में भी नहीं करोगे। एक 10 किलो का है, एक 50 किलो का है, 10 किलो का चलाया, 50 किलो का भी चलाया, सेम फोर्स लगानी है। तो जब 10 और 50 में अलग लगा रहे हो तो 10 और 15 में अलग क्यों नहीं लगा रहे? जब 10 और 15 में सेम लगेगी, 10 और 50 में अलग लगेगी, ऐसे ही। भाई, थोड़ा सा भी चेंज कर रहे हो तो चेंज ही होगी ना, जाहिर सी बात है। तो दोनों में अलग अलग फोर्स लगेगी, दैट इज दोनों का लिमिटिंग फ्रिक्शन अलग अलग है। यही मैंने बताया थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है बताओ, इधर देखो, नीचे क्या लग रहा होगा इस मास का? mg ग्रेविटी है, ये सरफेस इसके ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल। अब बताओ, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटी, जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा, अरे बात समझ में आ रही है यहाँ? ये नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है ये उसके मास पे डिपेंड करेगी, क्योंकि मास बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? ग्रेविटी। और जितनी ग्रेविटी उतना क्या मिलेगा उसको? नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं ये कहूं कि फ्रिक्शन ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, या मैं सीधा सीधा ये कह दूं कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा?
नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कब बढ़ेगा? जब उसका जब उसकी ग्रेविटी बढ़ेगी, और ग्रेविटी कब बढ़ेगी? जब उसका मास बढ़ेगा। यानी मास बढ़ने से ग्रेविटी बढ़ी, ग्रेविटी बढ़ने से नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ेगा। यानी जो फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? हाँ, अरे समझ गए? क्या समझे बताओ? इसका बताइए, इधर इधर देखो, इसकी भी नीचे क्या लगेगी? ग्रेविटी। और ऊपर क्या लगेगा? हाँ भाई, किस वाले का नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है? इस वाले का नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा ऊपर, या इसका ज्यादा होगा? 15 किलो का ज्यादा है या 10 किलो का ज्यादा है? 15 किलो का ज्यादा, क्योंकि 15 किलो की ग्रेविटी ज्यादा, 15 किलो की ग्रेविटी ज्यादा तो नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा और इसका फ्रिक्शन भी ज्यादा है। तो जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा फ्रिक्शन। ऐसे डेफिनेशन बनानी है, ऐसे फॉर्मूला निकल के आएगा। बात समझ आ रही है? इधर देखो, इधर टाइम मत देखो, इधर बोर्ड पे देखो। एफ एल प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन का सिंबल क्या लिखते हैं हम? आर लिखते हैं। सही है। प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो क्या लगता है? जब प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या लगता है? कांस्टेंट लगता है। ये बात पता है नहीं? तो देखो, एफ एल यहां मैंने इक्वल लगा दिया। सही है। तो फिर यहां क्या लगेगा? एक, अब इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं म्यू एस, और इनटू में आर। हाँ मैं बता रहा हूं अभी। म्यू, इसको बोलते हैं म्यू एस, और ये कांस्टेंट है। हाँ, म्यू म्यू। इधर देखो, इसको बोलते हैं स्थैतिक, एस्थेटिक नहीं, वो तो मैं हूं, स्थैतिक घर्षण गुणांक। स्थैतिक घर्षण गुणांक, दैट इज कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सुन लो यार, एक मिनट सुन लो, समझ लो ये क्या, ये मैंने नई चीज क्या लिखी है, इसको समझ लो। एफ एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, इतना तो समझ में आ गया था कि भैया मास बढ़ेगा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। अब ये जो नई चीज आई है कोई नई नहीं है। म्यू एस की जो वैल्यू होती है वो सरफेस पे डिपेंड करती है। भाई कोई सरफेस खुरदरा ज्यादा है तो उसका म्यू एस क्या होगा? ज्यादा होगा। कोई सरफेस स्मूथ है तो उसका म्यू एस क्या होगा? कम होगा। बस ये है। तो म्यू एस की वैल्यू अगर ज्यादा है इसका मतलब सरफेस खुरदरा है। म्यू एस की वैल्यू कम है, जितनी कम है उतना सरफेस स्मूथ है। तो म्यू एस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी कि जो सरफेस है उसका स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट इतना है। तो उससे आप अंदाजा लगा लोगे, जो भी वैल्यू है उसको यहाँ रखोगे, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्या निकल के आ जाएगा? एफ एल निकल के आ जाएगा। अब इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, नोट करो जल्दी, जल्दी नोट करो। हाँ, आप बना लो डायग्राम। हम्म। ठीक है, इधर देखो जरा, ये कोई सरफेस है और इस पे 5 किलो का मास रखा हुआ है। कितने किलो का? 5 किलो का मास रखा है। और इस सरफेस का जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है म्यू एस, वो दिया हुआ है आपको, कितना है? 0.2 है फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। बस इतना डेटा दिया है बस। आप कह रहे हैं इस पे कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन है एफ एल, वो बताइए, है ना? तो बताइए एफ एल का क्या फॉर्मूला होता है? एफ एल बराबर म्यू एस इंटू आर। म्यू एस तो मुझे डायरेक्ट पता है, आर पता है क्या? आर नहीं पता, है ना? तो पहले आर को निकालना पड़ेगा। आर को निकालने के लिए क्या करेंगे आप बताइए? आर होता क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। इस पर ग्रेविटी लग रही है नीचे mg, और जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उतना ही क्या होता है? आर। यही तो आर होता है। तो आर कैसे निकलेगा? आर बराबर mg से आर निकालिए पहले। सही है। हमेशा याद रखना है, ऐसे ही होगा, आर mg के बराबर। तो बताइए मास कितना है इसका? ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, कितने आ गया ये? आर कितना आया? 50 न्यूटन। आर आ गया? आ गया आर बराबर mg से आर। अब फ्रिक्शन में लिख दो फॉर्मूले में, बस खत्म। तो एफ एल बराबर
म्यू एस इंटू आर। म्यू एस दिया हुआ है 0.2, आर आया आपका 50, मल्टीप्लाई करके आएगा ये 100, और एक नंबर के बाद पॉइंट तो 10 न्यूटन ऐसे आया। तुम्हारा भी तो यही आया, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा आया कैसा है। आया कैसे यही नहीं पता तुम्हें। हाँ तो ऐसे याद रखो, आर कैसे निकलेगा, एमजी से निकलेगा। ठीक है, कर लो, इसको नोट कर लो। होमवर्क में दे दूंगा एक क्वेश्चन, होमवर्क में देता हूँ, टाइम हो गया। आप कल इसके और क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। अच्छे अच्छे। एक देखो, ये कोई एक सरफेस है, सही है, इस पे एक मास रखा है। 5.5 kg का, सही है, 5.5 kg का एक मास रखा है। और इसका जो हम्म इसका जो हाँ, इसका जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं, इसको क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, हाँ, इसका जो म्यू एस है वो 0.5 है। कितना है, 0.5। तो फ्रिक्शन बताना है, फाइंड फ्रिक्शन। ये घर से कल लाना, लड्डू क्वेश्चन है, इसी की तरह होगा। ठीक है, तो कल हम काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ाएंगे, फिर अच्छे सवाल करेंगे इसके।